हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो कल के वीडियो के अगले भाग को दिखा रहे हैं। देखें, समय, दूरी और चाल, इससे संबंधित कि जो कॉन्सेप्ट थी, इसमें जो प्रारंभिक चीज़ें थी हमने उसको बताया था भाग 1 में। आज हम भाग 2 देखेंगे, उसी के आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो कल हमने बताया था, हम रिवाइज कर रहे हैं कि किलोमीटर पर घंटा को कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड को कैसे चेंज करते हैं किलोमीटर पर घंटा में। ये सब चीजें हो चुकी थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें, औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड, देखें, चाल एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कह लेते हैं। लेकिन यहां एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि औसत चाल क्या है। जब हम किसी दूरी को एक ही चाल से एक निश्चित समय में कवर करते हैं, तब वहां औसत चाल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम एक निश्चित स्पीड से फरिया से आजमगढ़ जा रहे हैं, तो वहां पर चाल को हम सीधे कह देते हैं कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए। लेकिन एक्चुअल अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो आपको यह समझ में आएगा कि कुछ ये दूरी जो टोटल है आपकी आजमगढ़ से फरिया की, सपोज करेंगे 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहां फरिया से आजमगढ़ तक लगातार गए? नहीं। हो सकता है कि रानी की सराय तक की आपकी स्पीड अलग रही हो, फिर रोड खराब मिल गया मार्केट में, वहां स्पीड और हो गई हो, फिर उसके आगे और अच्छा रोड मिला, आपकी स्पीड अलग हो गई। तो अब आप इसको कई भागों में कर लिए, तो इतनी दूरी को जो कवर किए तो अलग समय में, इतनी दूरी को अलग समय में, इतनी मतलब विभिन्न दूरी को बांट करके अलग अलग समय में जब गए, अलग अलग चाल से, तो अलग अलग समय लगा, क्योंकि दूरी तो फिक्स थी। परिवर्तन क्या हुआ कि अगर स्पीड तेज हुई तो समय कम लगा, अगर स्पीड कम हुई तो समय ज्यादा लगा। तो कहीं समय ज्यादा लगा, कहीं, तो हम क्या कहते हैं, एक कवर उसको जो हमने कर लिया। सपोज करें कि अगर हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस दूरी को कवर किया, तो जाहिर है कि आधा घंटा में पहुंच जाएंगे आजमगढ़। आधे घंटे ही लगेंगे। 1 घंटे में जब 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो आधे घंटे में आजमगढ़ पहुंच गए। लेकिन अगर हमने आधे घंटे में अगर हम वो आजमगढ़ पहुंच गए, तो क्या कहेंगे कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आजमगढ़ गए, या ये कहेंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गए। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही समझना होता है यहां पर। कब औसत पैदा होता है? औसत कहां से पैदा हुआ? यही कि हम यहां से रानी की सराय तक कोई भीड़ भाड़ नहीं था, चेक पोस्ट तक, तो पता चला कि हमने 60 की स्पीड पकड़ लिया। फिर रानी की सराय मार्केट आती है, ये आप चेक पोस्ट तक जा रहे हैं इस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं चेक पोस्ट तक। फिर वहां से रोड खराब है, आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे। देख लिए, अब बाजार भर पूरे 20-10 चलेंगे। फिर बाजार में मेन जब चले गए, एकदम से जाम लग रहा है और बहुत धीरे स्पीड हो गई आपकी, रास्ता खराब है, तो अब अभी 60 गए, फिर 20 गए,
फिर आप मार्केट से जो निकलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिए। ये समझ रहे हैं आप? तो फाइनल क्या हुआ कि आप आधा घंटा में पहुंच गए। तो यहां होता है कि कुल दूरी तो फिक्स है कि 20 किलोमीटर है, कुल दूरी कंफर्म है, और कुल समय, आपको कुल समय भी पता चल गया। चाल हमारी अलग अलग थी, हमने विभिन्न चालों से यह 20 किलोमीटर की दूरी को तय किया, एक निश्चित चाल से नहीं तय किया। हमारी रेलगाड़ी हैं, कार हैं, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में हवाई जहाज भी बिल्कुल एक ही स्पीड को नहीं मेंटेन कर पाता है, मौसम खराब होती है, क्या होता है। तो वो जब अलग अलग दूरियों को अलग अलग समय में कवर किया जाएगा, ये बात है, अलग अलग दूरियों को अलग अलग समय। तो यहां से हमको औसत चाल कब निकलेगी, यही इंपॉर्टेंट है। जब आप औसत चाल निकालते हैं तो कुल दूरी बटे कुल समय। वैसे भी आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब हमको करना क्या है, कैसे पता करेंगे कि दूरी तो फिक्स है, आपको समय का ही मामला निकालना है। यहां पर फरिया से चेक पोस्ट, फरिया से जब चेक पोस्ट आप जाते हैं, दूरी 6 किलोमीटर की है, और आपकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 6 बटे 60, एक बटे 10 घंटा। कितना लगा, 1 बटे 10, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 6 किलोमीटर की दूरी है। तो समय जब पता चला कितना हुआ समय, तो दूरी बटे चाल। ये आपकी चाल फरिया से चेक पोस्ट की है। कौन सी चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। तो आपका समय कितना लगा, 1 बटे 10 घंटा का मतलब क्या हुआ, 6 मिनट। आप समझ रहे होंगे, 1 बटे 10 घंटा का मतलब 1 बटे 10 गुणे 60 कर लेंगे तो आएगा कितना। मतलब क्या हुआ कि आप फरिया से चेक पोस्ट 6 मिनट में पहुंच गए। अब आप अगली दूरी को, जब स्पीड कम हो गई, अगली दूरी चेक पोस्ट से रानी की सराय की जो मार्केट है, ये मार्केट जा रहे हैं, मार्केट रानी की सराय मार्केट के लास्ट बिंदु पर जब जाते हैं, तब आपकी चाल हो जाती है 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर सपोज कर लें, तो अब समय क्या लगा, फिर दूरी बटे चाल, 3 बटे 10 घंटा, यहां 1 बटे 10 घंटा, 3 बटे 10 घंटा। अब हम चलते हैं बाजार के लास्ट से मार्केट के अंत से। बेलैसा चाहिए, बेलैसा। अगर आपने बेलैसा, यहां तक की चाल क्या हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेलैसा से यहां मार्केट के लास्ट से जो दूरी है, सपोज कर लें वो भी 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर की दूरी है। तो अब यहां चाल क्या होगी, समय क्या होगा, समय बराबर दूरी,
दूरी कितनी है 6/50। ये आप करेंगे छोटा, 2/3 6 25, 3/25 घंटा। देख रहे हैं ना, ये समय अलग अलग समय निकल रहे हैं। आपको 3 समय निकल कर आया, चौथा भी समय आएगा। वो चौथा समय भी आ सकता है, कैसे? अब बेलैसा से फिर चलते हैं शहर तक। आपकी स्पीड फिर कम होगी क्योंकि भीड़ हो गई। सपोज करें कि 30 किलोमीटर की स्पीड है, बची हुई दूरी कितनी हुई? आप देखें, यहां दूरी आपने 6 तय किया, यहां दूरी आपने 3 तय किया, 6 3 9, और फिर यहां पर दूरी किया 15, बचा है 5 किलोमीटर और चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब यहां बेलैसा से शहर तक जब आप जा रहे हैं तब समय क्या लगेगा? कितना बचा है दूरी? 5, चाल क्या है 30, 1/6 घंटा। अब आपकी टोटल दूरी 20 तो हो गई, कंफर्म है 20 ही है आजमगढ़ की दूरी जब फरिया से, तो दूरी टोटल हुई 20, लेकिन कुल समय को अब जोड़ना पड़ेगा। यह टेक्निक है। अब आप सारे समय को जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे देख ले आसानी से। पहला समय 1/10 घंटा, दूसरा समय 3/10 घंटा, तीसरा समय 3/25 घंटा, चौथा समय 1/6 घंटा। हो गया? तो इनको जोड़ेंगे, इनका लसा लेंगे, जोड़ने, अब इनका लसा लेंगे, कितना आएगा? ले लें, यहां लिख लें अच्छे से, 10 10 25 6। लसा लेते हैं, पहले 2 से चेक कर लें, 5 5 25 25 3। अब किसको लेंगे? 3 से ले लेते हैं, 5 5 25 1, 5 से काट लें, 1 1 5वां 25, फिर 5 से काट लेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1 हो गया ना सब में, तो हमारा लसा 2/3 6, 6 5 30, 30 5 150, लसा 150, 10 15 15, 10 15 15 45, 25 छक्का 150, 6 3 18, 6 25 150, सब जोड़ रहे हैं भाई। 5 5 10, 8 18, 5 23, 2 1 3, 4 7, 1 8, 2 10, 103/150 घंटा। तो 20/103/150 होगा क्या? 20 ऊपर चला जाएगा 150, नीचे क्या आएगा 103। अब इसके सॉल्यूशन जो निकल के आएंगे वही एवरेज स्पीड होगी। इसको आप काट लेंगे, भाग दे लेंगे, मुझे लगता है आप इतना काम जरूर कर लेंगे। तो औसत स्पीड क्या निकलेगी, अब भाग दे के देख लें भाई। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 20 गुणे 150 बटे 103, 15 दूनी 30, 2 0, 103 से भाग दे लीजिए। 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही बार जाएगा। 2 3 6 0, 10 में से 6 गए 4, यहां 10 फिर 9, फिर 0 ले लें, कितने बार जाएंगे? 9 बार को चेक कर लें। 9 3 27, 2 9 1 9, फिर घटा लें, 10 में से 7 गए 3,
यहां कितना बचा 3, 3 में से 2 गए 1, तो 29 सही 13/103 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी औसत चाल क्या निकल कर आई? 29 से थोड़ा सा ज्यादा। आप तो विभिन्न चाल से गए थे, लेकिन ये एवरेज हो गया, यही एवरेज स्पीड हुई। बच्चों समझ गए होंगे आप। देखें, ये ऐसे करेंगे। सारी कवायद कहां होती है? समय को निकालने के लिए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है कोलकाता के लिए, मुंबई के लिए, वो विभिन्न जगहों, विभिन्न स्टेशनों के बीच में विभिन्न चाल से चलती है, और उन स्टेशनों के बीच की दूरी भिन्न भिन्न है। तो क्या है, दूरी तो हमको पता है कि मुंबई से कोलकाता की दूरी कन्फर्म ही रहती है, तो दूरी में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो दूरी है वो फिक्स होगी। अब आप जब औसत चाल निकालना चाहेंगे, औसत चाल, तो दूरी में कोई झंझट नहीं है। कुल दूरी तो फिक्स होगी, जितनी दूरी होगी, फुटकर में, रुक रुक के, कैसे कैसे जा रहे हैं, ये कुल दूरी हो जाएगी। यहां कुल समय को निकालने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसा हमने आपको बताया कि उन दूरियों को ले लेकर के, उस समय की उस चाल को ले लेकर के हम समय को कैलकुलेट करेंगे, और उस समय को यहां तब लिखेंगे कुल समय। अब आप समझ गए होंगे एवरेज स्पीड क्या है। बहुत कठिन चीज नहीं है, बस इस चीज को जानना है कि अलग अलग दूरियों में, अलग अलग चाल के द्वारा जो चली गई, अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी, उनके समय को अलग अलग निकालना होगा, और जब कुल समय की जरूरत पड़ेगी तो यहां जोड़ के रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे। इसीलिए लोग कहीं जब जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितने देर में आप लखनऊ हमको पहुंचाने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल को आप अच्छे समझ लिए। मैं कह रहा था कि जब कोई ड्राइवर से आप बात करते हैं कि हमको लखनऊ जाना है, आप कितने देर में पहुंचाएंगे, तो उसको तो पता है कि लखनऊ 270 किलोमीटर है। आजमगढ़ से या चेक पोस्ट से लखनऊ की दूरी निश्चित ही है कि 270 है। अगर उसको बिना बाधा के जाना हो, अगर उसकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चल रही है, रोड एकदम नंबर 1 है, कहीं उसको रुकना नहीं है, एक्सीलरेटर पैर रखा और हमेशा 100 पर रहा, उस स्थिति में समय क्या लगेगा? तो कन्फर्म ही है कि 270/100 किलोमीटर, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना समय लगेगा? आपको पता है कि केवल 2.7 घंटा ही लगेगा। आपको लखनऊ जाने में समय कितना लगता है? 6 से 7 घंटे, 8 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो बीच बीच की दूरी अलग अलग स्पीड से वो जाना पड़ता है उसको। कहीं 100 तो गया, ठीक है, कहीं बहुत बढ़िया हुआ तो 120 तो कर लिया, कहीं 40 पर आ गया, कहीं 10 पर आ गया, ये सारी समय बढ़ जाएगी अलग अलग। तो जो औसत चाल है उसकी कम हो गई तो समय बढ़ेगा। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कैसे औसत चाल को हम ज्ञात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु फिर आता है, बहुत अच्छी चीज है, इसको देखें। अगर 2 रेलगाड़ियां हों, 2 रेलगाड़ियां आप समझते हैं रेल की पटरी डबल भी होती है। ये आपकी रेल की पटरियां हैं, और एक रेलगाड़ी सपोज करें कि इस पर चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी इस पर चल रही है, ठीक है। ये दोनों समानांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ी चल रही हैं, ठीक है। 2 रेलगाड़ियां हों और एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में, मीन्स सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आप देखें, ये रेलगाड़ी फर्स्ट, ये रेलगाड़ी सेकेंड, दोनों इसी पर मूव कर रही हैं।
दोनों आगे पीछे होंगी या दोनों बराबर में ही खड़ी होंगी, लेकिन दोनों की स्पीड तो एकदम बराबर नहीं होगी। अगर दोनों की स्पीड एकदम बराबर हो तो क्या कभी एक दूसरे को पार कर पाएंगी? जहां तक जाएंगी बिल्कुल बराबर में जाएंगी। अगर दोनों की स्पीड को एकदम निश्चित कर दिया जाए तो समांतर पटरियों पर दौड़ती हुई वो एकदम एक दूसरे से सटी हुई, मतलब कि सेम, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। क्रॉस कब करेंगी एक दूसरे को? निश्चित है। पार कब करेंगी? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं और चाल में अंतर है, तो अब उनको पार करना है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो पार करेंगी तो इनकी एक सापेक्ष चाल निकालते हैं एक दूसरे को। पहली रेलगाड़ी की दूसरे के सापेक्ष चाल, दोनों की सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी? ये इंपॉर्टेंट। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, आपको पता है कि एक कम एक तेज, तो दोनों तो लगी हुई हैं। माइनस, एक ही दिशा में जा रही तो माइनस होगा। उसकी चाल को ये वाली उसकी चाल को काटेगी। ये निकल रही है तेज वाली, ये कम वाली है तो उसको काट रही है, मतलब उसकी चाल को काट करके आगे बढ़ना है इसको, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है तो इसलिए माइनस लगता है। क्या करते हैं? सापेक्ष चाल तो घटा देते हैं। याद रखेंगे, जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, सपोज करें कि ये इसको नहीं पार होने देने दे रही है, रोक रही है, आगे बढ़ जा रही है, वो भी आगे बढ़ रही है, इसलिए माइनस होगा। तो अगर इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो निश्चित है कि पार करेंगी। दोनों की चाल अंतर हो गई तो पार तो करेंगी। तो पहला काम है सापेक्ष चाल बराबर, घटा दीजिए ना 100 में से 80 को, जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाइए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सापेक्ष चाल हो गई। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो एक्चुअल चाल क्या होगी पार करने की? केवल 20, क्योंकि वो भी तो जा ही रही है, ये भी जा ही रही है, वो 100 से 80 से उसको माइनस कर रही है। तो फाइनल पार करने के लिए जो चाल मिल रही है वही 20 वाली ज्यादा काम कर रही है। काम कौन करेगी? 20 वाली ही तो ज्यादा काम करेगी, दूसरी तो काम नहीं करेगी। 20 वाली चाल ही काम करेगी जो अंतर वाली है। बाकी दोनों बराबर होती तो फिर बराबर होती, लेकिन जो 20 वाली चाल है वही तो उसको आगे बढ़ा रही है। तो एक्चुअल जो उसको पार करने में जरूरत है, इंपॉर्टेंट रोल किसका है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाले का रोल है, बाकी दूसरे का कोई रोल नहीं है। अब आते हैं भाई, यही रेलगाड़ियां अगर विपरीत दिशा में जाएं, यही रेलगाड़ी है, चले भाई, एक इधर से चल रही है, दूसरी इधर से अब आने लगी, ऐसे आ रही है धुआं फेंकते हुए भाई इधर को, ये जा रही है 80 की स्पीड से इधर को, ये जा रही है 100 की स्पीड से इधर को, विपरीत दिशा में हो। चलिए भाई, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होगा? अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगी पार करने में। वो अभी निकलना चाह रही है, ये भी निकलना चाह रही है। देखें, ये इधर को, ये इधर को, ये भी तो सोच रही निकल जाऊं, ये भी सोच रही निकल जाऊं, तो दोनों निकल रही है तो चाल अब बढ़ेगी। अब वो स्पीड काम क्या करेगी? काम क्या करेगी? स्पीड प्लस का काम करेगी। दोनों एक, अब पार होने के लिए वो दोनों चालों को जोड़ना पड़ रहा है कि ये भी तो वही काम कर रही है पार, ये भी यही काम कर रही है। वहां एक पार हो रही थी, दूसरी पार समझिए नहीं होने दे रही थी।
तो माइनस हो गया। यहां तो दोनों प्रयास में एक हैं कि हम भी पार कर रहे हैं तुमको, तुम भी पार कर रहे हो। मैं इसलिए इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों प्लस होगा। प्लस वाला काम ही तो हो रहा है, दोनों काम वही कर रही हैं, पार होने वाला। और उसमें क्या था कि केवल एक पार होने का काम कर रही, दूसरे की तो स्लो थी। तो समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल को क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड जब होगी सापेक्ष चाल, तब क्या होगा? जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? दोनों चालों को जोड़ देंगे। तो आपकी मिल गई सापेक्ष चाल 80 धन 100, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अंदाजा आपको तब होगा जब किसी एक रेलगाड़ी में बैठे हो, दूसरी बगल से निकल रही हो, तब आपके समझ में आएगा कितने सन से निकलती है। क्योंकि आप भी निकल रहे होते हैं, वो भी निकलती है, तो डबल हो जाती है, तो लगता है कितना तेजी से निकल रही है। ये कब अनुभव आपको होगा? जब आप किसी उसी एक ट्रेन में बैठे होंगे। फिलहाल अब आपकी समझ में आ गया कि हम क्यों सापेक्ष चाल निकालते हुए इसको जोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत अच्छी थी। इसको आप अगर जान जाएंगे तो रेलगाड़ियों को जब पार कराएंगे एक दूसरे को, तो वहां इसका रोल होगा। चलें आगे। इसी तरह से कार भी तो चल सकती हैं, इसी तरह से दो व्यक्ति भी जा सकते हैं, इसी तरह से कोई भी दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और सीधे डायरेक्शन में, किसी चोर को कोई पुलिस दौड़ा रहा है, वहां भी सापेक्ष चाल इंपॉर्टेंट होगी। तो चोर किसी स्पीड से, पुलिस किसी स्पीड से, तो कहां पकड़ेगा? तो पता चलेगा ना कब पार करेगा। पार करने की जो सिचुएशन आएगी तो वहीं पकड़ेगा उसको। तो ये कितना इंपॉर्टेंट व्यवहारिक प्रश्न है। ऐसे दो लोग, अब क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बदमाश लोग इधर से निकल रहे हैं, पुलिस अपोजिट डायरेक्शन से उनको कैच करने के लिए आ रही है, तो किस मार्केट में उनसे भिड़ंत होगी। इतना है कि हम ऐसे चल रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, अगर सही लोकेशन है तो कहां मुठभेड़ होगी, ये तय है। ये इसमें गणित है। तो ये गणित इनका कितना व्यवहारिक प्रयोग है। तो हम देखते हैं आगे, अगर ये सिचुएशन जब आ जाए नाव और नदी के केस में, अभी तक हम व्यक्तियों, गाड़ियों आदि की बात किए हैं, अब हमने कह दिया नाव और नदी। नाव और नदी को लोगे तो क्या होगा? अगर नदी इधर की तरफ बह रही है, ठीक है, नदी की डायरेक्शन ये बह रही है, अगर नाव भी आपकी इसी दिशा में जा रही है, तो नाव और नदी जब एक ही दिशा में जाएंगी, एक ही दिशा में गति करेंगी, तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल जोड़ेंगे। उल्टा हो गया। अभी आप देख रहे थे रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में जा रही थी तो माइनस हो रहा था, लेकिन अब नाव और नदी की बात हो गई, दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो प्लस हो जाएगा। आपको तो पता है कि जब पानी आगे बढ़ रहा तो नाव को मदद करेगा, ठीक है, नाव को मदद करेगा। तो इसको जोड़ दें। नदी बह रही है 8 किलोमीटर, ये नदी आपकी बह रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। नाव चल रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो सापेक्ष चाल क्या होगी? 12 धन 8 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए नाविक अपनी नाव को तब लेके चलता है जब हवा भी अनुकूल होती है। धारा मतलब धारा के साथ एक ही दिशा का मतलब क्या हुआ? धारा के साथ
वायु के साथ जब जाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेगा, ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। इसलिए नाविक कभी कभी इंतजार करते हैं अनुकूल हवा बहने का और उस समय अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। गति बढ़ जाती है तेजी से। विपरीत धारा में जाने के लिए उनको बहुत ही समय ज्यादा लग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे बच्चों। आगे आप देखते हैं नाव और नदी के केस में जब विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशाएं जब होती हैं नाव और नदी की, तब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी नदी इस दिशा में बह रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और नाव आपकी अब इधर जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, उल्टे डायरेक्शन में बहना चालू हो गई, ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि धारा के विपरीत, ये धारा के विपरीत जा रहे हैं। कहले हवा के विपरीत, धारा के विपरीत। कभी कभी जब बिल्कुल शांत जल होता है तो वहां हवा अपना रोल अदा करती है, बिल्कुल मूवमेंट ना हो। ध्यान रखेंगे ये बात वहीं लागू होगी जब पानी में गति होगी। आप किसी पोखरे में शांत जल में ये बात लागू नहीं होगी। शांत जल में केवल तब नाव का फार्मूला लागू होगा कि नाव किस स्पीड से चल रही है, उसी हिसाब से उस पार चले जाएंगे। लेकिन जिस स्थिति में जब धारा होगी तब ये बात लागू होगी। आप समझ रहे हो, बिल्कुल शांत जल है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये बात लागू नहीं होगी। तब आप यहां देख रहे हैं कि सापेक्ष चाल क्या होगी। सापेक्ष चाल जब होगी तो अब घटाव हो जाएगा न। नदी रोक रही है न, तो रोक ली भाई, तो अब हो गया 12 में से 8, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चला तो नाव रहे हैं 12 के स्पीड से और चल कितनी रही है 4 के स्पीड से। आपका 8 खा गई ये नदी, 8 की स्पीड को नदी खा गई। तो अब आप देख लिए कि दोनों स्थितियों में क्या अंतर है, दोनों कंडीशन में क्या अंतर आया। जब रेल है तो इसका यह कंडीशन है, जब नाव और नदी की है तो अपोजिट कंडीशन है। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कभी भी सापेक्ष चाल जब निकालेंगे नाव और नदी के संदर्भ में तो रेलगाड़ी वाले का उल्टा हो जाएगा। इसलिए देखें आप समझ गए होंगे कि यहां पर जब दोनों धारा के साथ हैं तो प्लस सापेक्ष चाल और जब धारा के विपरीत हैं तो माइनस सापेक्ष चाल। इसी प्रकार से जब रेलगाड़ियां हैं दोनों साथ जा रही हैं समानांतर पटरियों पर, अगल बगल से दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो वहां माइनस होता है, और जब दोनों विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो प्लस होता है। यह सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है नाव और नदी के। तो मैंने आज एक कुछ बेसिक जानकारी बताया, अभी बहुत ढेर सारे प्रश्न इस पर हैं। मैं अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आप पहले इन चीजों को समझ जाएं, फिर अगले वीडियो में मैं लेकर आता हूं इन पर आधारित, इन पर बनने वाले प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, तो अब हम लोग कल अगले वीडियो में देखते हैं इन पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।